हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉट किसे कहते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे रुधिर स्कंदन के कारक, जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। ऐसे कौन से कारक है जिनसे रुधिर का थक्का बन जाता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, किन कारणों से जो ब्लड का थक्का जमता है उसका बात करेंगे, और कैसे रुधिर का थक्का जमता है उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा रुधिर होता है, खून होता है, वो नसों में बहता है। पाइप के समान पतली नसों में, मोटी नसों में बहता है। जैसे कि आप एक बाहरी उदाहरण से समझिए थक्का को जानने के लिए। मान लीजिए ये हमारा कोई टंकी है, ठीक है। इस टंकी से हमें पाइप लगा करके पानी को घरों तक पहुंचाना है, ठीक है। पानी को हमें घरों तक पहुंचाना है, तो इसके लिए हमें पाइप लाइन बिछाना पड़ेगा। मान लीजिए ये हमारा पाइप लाइन है। अब हम बात करें, जो हमारा पाइप लाइन है वो कहीं से टूट गया। मान लीजिए यहाँ से हमारा पाइप टूट गया है और यहाँ से पानी सारा बाहर निकल रहा है। तो पानी को रोकने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लास्टिक का यूज करेंगे। तो प्लास्टिक लगाएंगे, जिससे पानी बंद हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर पानी का निकलना बंद हो गया और प्लास्टिक हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में काम कर गया, ठीक है। तो थ्रू उसी प्रकार समझिए जो हमारा रक्त का थक्का जमना होता है वो किस प्रकार होता है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो रुधिर होता है वो रुधिर वाहिनियों में बहता है। हमारा जो खून होता है वो नसों में बहता है। अचानक से अगर हमें किसी ऊतक पर कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो वहां से जो रक्त होता है वो रुधिर वाहिनियों से या फिर रक्त वाहिनियों से बाहर आने लगता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। फिर उसके थोड़ी देर बाद खून का निकलना या फिर रक्त का निकलना बंद हो जाता है, यानी कि वहां पर रक्त का थक्का जम जाता है, ठीक है। थक्का जम जाता है। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे जो थक्का जमा होता है उसी रुधिर के ऊपर हल्के पीले रंग का द्रव की एक बूंद जम जाती है, ठीक है। अब उस जो पीले रंग की द्रव की बूंद होती है उसे प्लाज्मा का भाग कहा जाता है, और जो प्लाज्मा का भाग होता है उसे सीरम कहते हैं, ठीक है। तथा जमे हुए रुधिर को, लोथड़े को थक्का कहते हैं। ये जो हमारा लोथड़ा जमा हुआ है, जिसे हम गांवटी भाषा में पोपड़ी कहते हैं, ठीक है, उस लोथड़े को रुधिर का थक्का कहते हैं। अब दोस्तों, रुधिर के थक्का जमने की प्रक्रिया को रुधिर स्कंदन के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों चलिए स्कंदन कारक के बारे में जान लेते हैं कि स्कंदन कारक क्या होता है। दोस्तों, स्कंदन कारक, रुधिर स्कंदन कारक मुख्य रूप से 13 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो कि रोमन अंकों में लिखे जाते हैं। नंबर 1 फाइब्रिनोजन, दूसरा प्रोथ्राम्बिन, तीसरा थ्राम्बोप्लास्टिन, नंबर 4 कैल्शियम आयन, जिसे Ca++ के नाम से जाना जाता है या फिर लिखा जाता है, पांचवा प्रोएक्सिलेरिन, छठवां एक्सिलेरिन, जिसके बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी एकत्रित नहीं हो पाई है। उसके बाद हम बात करें 7वें नंबर तो प्रोएक्टिन है। उसके बाद 8वें नंबर पर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए है। 9वें नंबर पर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। उसके बाद स्टुअर्ट फैक्टर। उसके बाद पीटीए फैक्टर, जिसे प्लाज्मा थ्राम्बोप्लास्टिन इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। पीटीए का पूरा नाम प्लाज्मा थ्राम्बोप्लास्टिन इंसिडेंट। उसके बाद 11वां है हेगमेग फैक्टर, और 12वां है हेगमेग फैक्टर, और 13वां है फाइब्रिन फैक्टर। अब दोस्तों इसका जो क्रम होगा वो इसी प्रकार से लिखा जाएगा, जैसे कि पहले नंबर पर फाइब्रिनोजन है तो पहले नंबर पर फाइब्रिनोजन ही रहेगा। तो 13वें नंबर पर अगर फाइब्रिन फैक्टर है तो फाइब्रिन फैक्टर ही रहेगा, इनका क्रम नहीं बदलेगा। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं इनका जो कार्य विधि होता है वो कैसे होता है। अब दोस्तों रुधिर स्कंदन की जो कार्य विधि होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, उसको हम जान लेते हैं। जो प्लेटलेट होता है हमारा, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, वो हमारा रुधिर के साथ हमारे रुधिर वाहिनियों में बहता रहता है। ये आप और हम सभी जानते हैं। अब दोस्तों जो हमारा थ्रोम्बोसाइट होता है वो वायु के संपर्क में आते ही, यानी कि हवा के संपर्क में जब आएगा तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदला है, ठीक है,
ये भाग जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदला है। अब यही थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारा कैल्शियम आयन के साथ रिएक्शन करेगा या फिर अभिक्रिया करेगा और थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्रोथ्राम्बिन सक्रिय रूप में बदल देगा। अब ये जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो निष्क्रिय है, ठीक है, कार्यरत नहीं है, लेकिन कैल्शियम आयन के संपर्क में आते ही ये सक्रिय प्रोथ्राम्बिन में बदल जाता है। अब जो हमारा प्रोथ्राम्बिन होता है वो फिर से दो भागों में बढ़ जाता है, एक है निष्क्रिय प्रोथ्राम्बिन और दूसरा है सक्रिय थ्रोम्बिन, ठीक है। तो हम सक्रिय थ्रोम्बिन को आगे की ओर ले चलते हैं। अब दोस्तों जो सक्रिय थ्रोम्बिन होता है हमारा वो फाइब्रिनोजन के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, फाइब्रिनोजन के साथ क्रिया करेगा और वो बनाएगा फाइब्रिन रेशेदार, ठीक है, रेशेदार फाइब्रिन बनाएगा, तंतुमय फाइब्रिन का निर्माण करेगा। अब जो हमारा रेशेदार फाइब्रिन है वो बहुलकीकृत हो जाएगा, ठीक है, बहुलकीकृत होने के बाद वो फाइब्रिन तंतु का निर्माण करेगा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं फाइब्रिन तंतु क्या होता है, ठीक है। जो हमारा पीले रंग का इसमें तंतु दिखाई दे रहा है वो आपका फाइब्रिन तंतु है। उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं वो हमारी रुधिर कणिकाएं हैं, रक्त कणिकाएं हैं। अब दोस्तों जो फाइब्रिन तंतु होता है वो रुधिर कणिकाओं से मिल जाता है, ठीक है, रुधिर कणिकाओं से आपस में मिलने के बाद रुधिर का थक्का जमा देता है। आई होप दोस्तों आपको रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि समझ में आया होगा। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों रक्त का थक्का बनने के लिए 2 से 5 मिनट का समय लगता है, ठीक है। जब हमारा उंगली कट जाता है या फिर किसी भी ऊतक को अगर कट लग जाए तो वहां से रुधिर बहने लगता है। अब उस रुधिर को बंद होने में 2 से 5 मिनट तक लगता है। रक्त का थक्का बनने के बाद शेष बचा हुआ भाग सीरम कहलाता है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि जब हमारा थक्का बन जाता है, पोपड़ी बन जाती है, रुधिर वाहिनियों से रुधिर निकलना बंद हो जाता है, फिर उस बंद हुए रुधिर वाहिनियों से जो थक्का बनता है, थक्के के ऊपर हल्के पीले रंग का द्रव दिखाई देता है जो प्लाज्मा का भाग होता है और उसे सीरम कहते हैं, ठीक है, उसे सीरम कहते हैं। अब सीरम की बात करें तो जो सीरम होता है दोस्तों उसमें फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। ये दोनों प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन दोनों प्रोटीन है और ये प्रोटीन सीरम के अंदर नहीं पाए जाते हैं। अब दोस्तों फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन जो प्रोटीन होते हैं उसका निर्माण यकृत यानी कि हमारे लीवर में होता है। और किसकी उपस्थिति में होता है, तो विटामिन के की उपस्थिति में प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण होता है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको इतना अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। रुधिर वाहिनियों के अंदर बने थक्के को थ्रोम्बस कहते हैं, ठीक है। जो हमारा रुधिर वाहिनी है, ठीक है, ये हमारा रुधिर वाहिनी है, ब्लड वेसल है, इसके अंदर जो हमारा थक्का बन गया है, ये जो थक्का बना है इसे हम थ्रोम्बस के नाम से जानते हैं। रुधिर वाहिनियों के अंदर रुधिर के थक्का बनने की क्रिया यानी कि जिस प्रक्रिया से रुधिर का थक्का बनता है उसे थ्रोम्बोसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि थ्रोम्बोसिस क्या होता है, ठीक है, या फिर रुधिर वाहिनियों के अंदर रुधिर के थक्का जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे थ्रोम्बोस कहते हैं। और रुधिर वाहिनियों के अंदर रुधिर का थक्का बनने की प्रक्रिया को थ्रोम्बोसिस के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों एक हमारा पैतृक रक्तस्राव होता है जिसे हेमोफीलिया रोग के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों ये क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों जो हमारा हेमोफीलिया रोग होता है या फिर पैतृक रक्तस्राव कहते हैं, ये एक अनुवांशिक रोग है। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता नहीं है कि हेमोफीलिया रोग क्या है, तो आप हेमोफीलिया के दूसरे नाम को याद कीजिए, पैतृक रक्तस्राव। पैतृक यानी कि पूर्वज, ठीक है, पैतृक का मतलब होता है पूर्वज। तो पूर्वज कौन हुए, हमारे दादा परदादा पापा ये सब पूर्वज हुए, तो उनसे रिलेट कीजिए। जो हमारा पैतृक रक्तस्राव है वो पूर्वजों से मिला है, तो पूर्वज यानी कि अनुवांशिक गुण, उनके लक्षण हमारे अंदर आए, तो पैतृक रक्तस्राव जो है वो एक अनुवांशिक रोग है, ठीक है। हेमोफीलिया रोग में चोट लगने से 30 मिनट से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये बहुत ही घातक रोग है, ठीक है, इसमें कई लोगों की मौत भी हो जाती है चोट लगने पर। जो हीमोफीलिया के रोगी होते हैं अगर उनके हाथों में या फिर शरीर के किसी भाग में चोट लग जाती है तो वहां पर रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनता है, 30 से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। फिर इसके बाद इसमें रुधिर स्कंदन की
प्रक्रिया में थ्रोम्बोसाइट से थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, जो रुधिर का थक्का नहीं बनता है उसका कारण है थ्रोम्बोसाइट से थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण नहीं होता है। जब थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा नहीं तो रुधिर का थक्का जमेगा नहीं। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे लेते हैं प्रतिस्कंदक पदार्थ, ठीक है, एंटी कोगुलेटिंग फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। अब दोस्तों रुधिर वाहिनियों में एक प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है। अगर दोस्तों मान लीजिए हमारे रुधिर वाहिनियों से यानी कि हमारे रक्त वाहिनियों से एंटी कोगुलेटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए, रुधिर स्कंदक जो पदार्थ होता है वो रहने दें और उसके विपरीत कार्य करने वाले पदार्थ को हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो हमारे जो नसें हैं उसमें जो ब्लड बहता है, खून बहता है, वो जम जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के बारे में जान लेते हैं। अब जो दोस्तों हमारा रुधिर स्कंदक पदार्थ होता है उसे हेपेरिन या फिर एंटीप्रोथ्रोम्बिन के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों जो हमारा एंटीप्रोथ्रोम्बिन है उसका कार्य होता है रक्त वाहिनियों में रक्त को तरल दशा में बनाए रहना। अगर रक्त को तरल दशा में बनाए रहेगा तो रक्त जो होता है वो शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचेगा और इसका निर्माण यकृत यानी कि लीवर में होता है। फिर उसके बाद हम बात करें जोक की। जोक क्या होता है? लीच। तो दोस्तों लीच यानी कि जोक को हिरुडिनेरिया के नाम से जाना जाता है। अब जोक की लार्वा में हिरुडिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण घाव के स्थान पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, जोक अगर हमें चपक जाता है तो वहां से खून चूसते रहता है, लेकिन जिस स्थान पर वो खून चूसता है जब तक वो चिपका रहेगा वहां पर रक्त का थक्का नहीं बनेगा, क्योंकि हिरुडिन नामक पदार्थ उसके शरीर में पाया जाता है और वो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है।